दोस्तों। हेलो साथियों, राधे राधे। आज हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास की दूसरी क्लास है। जैसा कि क्रम हमने स्टार्ट किया था कि 11वीं और 12वीं में लगने वाली हिंदी साहित्य के इतिहास व संक्षिप्त इतिहास वाली कॉमन बुक है, उसका अध्ययन करना। इसमें हमने आदिकाल स्टार्ट किया था और कुछ उसका पाठ पढ़ा था। और उसमें हमने जैसे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भी पढ़ी थी और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास भी पढ़ा था। और आज हम कुछ जो हिंदी की भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। खड़ी बोली। जो खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी की बोलियों में पहला स्थान खड़ी बोली का है। प्राचीन काल में यह हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासन होने के कारण इसे कौरवी भी कहते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में यह बहु प्रचलित बोली रही है। इसमें लोक नाटक, कहानियाँ, लोक काव्य, गीत आदि भी रचनाएं हुई है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली मध्यकाल में आते आते इसे अरबी फारसी के शब्द भी इसमें सम्मिलित हो गए। और देखिए, यह हिंदुस्तानी के नाम से भी जानी गई। ठीक है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली बहुल्य है। यह ठेठ हिंदी की सबसे निकट की बोली है। वर्तमान में हिंदी काव्य इस खड़ी बोली में ही लिखा गया। दूसरी देखो, हरियाणवी को जाटू और बांगरू भी कहते हैं। हरियाणा प्रदेश में बोले जाने के कारण इसे हरियाणवी कहा जाता है। और यह चंडीगढ़ के आसपास पटियाला, अंबाला, हिसार, रोहतक के क्षेत्रों में बोली जाती है। कहीं कहीं इसमें पंजाबी भाषा के पुट भी आ जाता है। पंजाबी भाषा का कहीं कहीं इसमें पुट मतलब अंश आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि यह पंजाब के साथ में टच है, पंजाब प्रांत के निकट है, इसलिए उसका कुछ पुट कुछ अंश इसमें हरियाणवी में इसका सम्मिलित है। यहाँ के लोक साहित्य में बहुत प्रचलित इसे ग्रामीण क्षेत्रों में बांगरू के नाम से भी जाना जाता है। अगली देखिए, कनौजी जो है वो कानपुर के आसपास के क्षेत्र कन्नौज प्रदेश कहलाता है। इसका प्रभाव कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई के क्षेत्र में है। ब्रज भाषा के क्षेत्र के समान शब्द बोलने का लहजा होने के कारण इसे ब्रज जैसी ही समझते हैं, किंतु यह ब्रज भाषा से भिन्न है। यहाँ कान्य कुब्ज ब्राह्मणों का बाहुल्य था, इसलिए इसे कन्नौजी भी कहते हैं। अगली बात देखो, बोली ब्रज भाषा। इसका नाम ब्रज भाषा है लेकिन यह बोली है। ब्रज मंडल मथुरा, वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसे ब्रज भाषा कहते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है, क्योंकि शौरसेन प्रदेश की यह प्रमुख बोली रही है। ब्रज का क्षेत्र विस्तार विशाल है, जैसे आगरा है, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी, धौलपुर और भरतपुर, ये 2 राजस्थान के क्षेत्र है जहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। आदि क्षेत्र में आते हैं। हिंदी जगत में ब्रज का साहित्य अधिक लोकप्रिय होने के कारण यह लोगों का बहु प्रचलित है। सूरदास, नंददास, केशवदास, बिहारी, गणानंद, पद्माकर, देव, अष्टछाप आदि कवियों की रचनाएं ब्रज भाषा में मंडित है।
यह मन को मोहने वाली मीठी बोली होने के कारण यह जनप्रिय है। दोस्तों इसे सुनकर हम अगर बुक से पढ़ते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है। बुंदेली, देखिए अगली बोली बुंदेली। बुंदेल राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहते हैं। इसका प्रदेश ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद, हमीरपुर के आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली में लिखी गई आहला खंड एक सुप्रसिद्ध रचना है। इसकी ओजस्वी शैली में मन में जोश भर देती है। आहला की शब्दावली बुंदेली से काफ़ी मिलती जुलती है। नेक्स्ट देखो अवधी। पूर्व हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान अवधी का है। यह अयोध्या के आसपास की बोली है। अयोध्या का वर्तमान नाम अवध प्रदेश तुलसी की रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखित है। इसका प्रसार अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद व बाराबंकी आदि क्षेत्रों में है। तुलसी एवं जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। सूफी कवियों की रचनाएं अवध में ही रची गई, जैसे मुल्ला दाऊद की है चंदायन, कुतबन की है मृगावती, मंजन की मधुमालती, जायसी की पद्मावत। ये रचनाएं अवधी में ही रची गई। आगे देखते हैं बघेली। रीवा क्षेत्र में कभी बघेल राजाओं का साम्राज्य रहा था, इसलिए इसे बघेल खंड के नाम से जानते हैं। यहाँ बोले जाने वाली बोली को बघेली कहा जाता है। यह अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी से उत्पत्ति मानते हैं। यह रीवा, सतना, मैहर, नागौद, जबलपुर में बोली जाती है। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे अवधी की क्या बोलते हैं, उपबोली मानते हैं। आगे देखो दोस्तों 8वीं है हमारी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है यह छत्तीसगढ़ी को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता है। इसे अलग राज्य का दर्जा मिल गया। यह बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकोर, नंदगांव के आसपास बोली जाती है। यह छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य अपने आसपास के अंचल में ही प्रचलित है। इसका कोई विशिष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं है। 9वीं देखते हैं मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी भी कहा जाता है इसे। राजस्थान प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में मारवाड़ी नाम से बोली जाती है। जैसे जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, सिरोही व अजमेर, किशनगढ़ के कुछ हिस्से तक यह बोली जाती है। लोक साहित्य में मीरा के पद रासो साहित्य डिंगल भाषा में पाया जाता है। 10वीं देखते हैं जयपुरी। ढूंढाड़ी भी कहा जाता है इसको। राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर, टोंक, डिगी, मालपुरा, किशनगढ़ आदि में इसे ढूंढाड़ी कहते हैं। इसकी एक शाखा हाड़ौती के नाम से जानी जाती है, जो झालावाड़, कोटा, बारां हाड़ौती क्षेत्र है। ये कोटा है, बारां है, झालावाड़ है में बोली जाती है। इसमें
लोक साहित्य की प्रचुर मात्रा में सम्मिलित है। 11वीं देखिए, मेवाती। यह उत्तरी राजस्थान में मेव जाति के इलाकों में यह प्रतिनिधि बोली है, क्योंकि जहाँ पर मेव जाति निवास करती है ये वहाँ मूल रूप से बोली जाती है, इसीलिए प्रतिनिधि है वहाँ की बोली है। इस क्षेत्र में को क्या कहते हैं, मेवात। क्यों कहते हैं मेवात, क्योंकि यहाँ पे मेवाती बोली बोली जाती है। इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, करनाल आदि में है। मेवात प्रदेश की बोले जाने के कारण इसे मेवाती कहते हैं। इसकी एक मिश्रित बोली भी है जिसे क्या कहते हैं, अहिरवाटी। 12वीं देखो, मालवी। राजस्थान के दक्षिण भाग मालवा प्रदेश में यह मालवी के नाम से जानी जाती है। इसका क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद और इसके आसपास का क्षेत्र शौरसेनी अपभ्रंश में विकसित इस बोली का लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। 13वीं देखिए, भोजपुरी। बिहार के भोजपुर क्षेत्र के आधार पर इस बोली का नामकरण किया गया। भोजपुर प्रदेश के आधार पर इस बोली का नामकरण क्या किया गया, भोजपुरी। इसका विकसित रूप बनारस, शाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, चंपारण, सारण के आसपास का क्षेत्र इसका मुख्य लोक साहित्य मिलता है। किंतु हिंदी जगत के सितारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद इसी क्षेत्र में रहने वाले हैं। 12वीं देखिए, मगही। बिहार के मध्य प्रदेश में बोले जाने के कारण इसे मगही कहा जाता है। मागधी अपभ्रंश का यह विकसित बोली है। यह पटना, भागलपुर, हज़ीराबाद, गया, पलामू के आसपास में बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य बहुत लिखा गया है। 15वीं देखिए, मैथिली। मैथिली जो है यह मागधी अपभ्रंश की एक विकसित बोली है। इस क्षेत्र में मिथिला प्रदेश होने के कारण इसे मैथिली कहा गया। यह दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर में बोली जाती है। यहाँ साहित्य बहुत संपन्न है। यह वाणी मधुरता के कारण बहुत मीठी और विद्यापति जैसे कवि यहाँ के रस सिद्ध कवि हैं। गोविंदास, हरिमोहन झा, रणजीत लाल इसके प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। 16वीं देखिए, पश्चिमी पहाड़ी। यह शौरसेनी अपभ्रंश की विकसित बोली है। यह हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, धर्मशाला, अंबाला के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगली 17वीं देखिए, मध्यवर्ती पहाड़ी, गढ़वाली या कुमायूनी। इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल प्रदेश है। यह गढ़वाल कुमायूं में बोली जाती है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत इस क्षेत्र के हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह शौरसेनी अपभ्रंश में विकसित हुई। उत्तरांचल की कुमायूं क्षेत्र कुमायूनी बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत यह रानीखेत आदि में बोली जाती है। अगला देखिए दोस्तों, हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन। साहित्य के इतिहास लेखन का मूल प्रयोजन साहित्य प्रवृत्तियों एवं उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास
लेखन का मूल प्रयोजन क्या है कि साहित्य की प्रवृत्तियां हैं, इनकी विशेषताएं हैं, इनकी उपलब्धियां हैं, जनता तक पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त आंतरिक और बाह्य संघर्ष की गाथाओं को सरल और सुबोध भाषा में वर्णन करना, साहित्य की प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक भाव सामंजस्य बिठाना है तथा जीवन की गति प्रदान करने वाले साहित्य को समाज में क्या भूमिका है उसकी बतलाना एवं राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराना साहित्य इतिहास का प्रयोजन कहलाता है। इतिहास शब्द, देखो दोस्तों, इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही था। आगे देखें, यदि साहित्य के इतिहास, कलर चेंज कर लेते हैं, साहित्य के इतिहास को साहित्यिक दिग्दर्शन कहा जाए तो उचित नहीं होगा, क्योंकि यह इतिहास और अतीत के पक्षों को उजागर करता है और हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का मूल उद्गम और उसके क्रमिक विकास को समझाता है। साहित्य का इतिहास अपने विकास क्रम का अध्ययन करता है और समाज का ध्यान केंद्रित करता है। साहित्य का कालक्रम और नामकरण उसमें योगदान देने वाले कवि लेखकों का सहयोग तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करता है, समाज के लिए अति आवश्यक, क्योंकि उनके द्वारा विकास क्रम में सोपानों और स्तरों को आसानी से समझ सकते हैं। तत्कालीन कवियों की काव्य कला व भाषा शिल्प और परिचय होता है, जो आगामी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। अतः साहित्य का इतिहास कवि एवं लेखकों की काल संबंधी विवेचना करते हुए उनकी कृतियों का भी विश्लेषण करता है। अतः साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन विगत युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन करना है, क्योंकि साहित्य का इतिहास मानव की चित्तवृत्तियों एवं चित्रण सामयिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार समाज साहित्य को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है। इसलिए साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, साहित्य इतिहास के स्रोत। इतिहास सदैव साक्ष्य की खोज करता है। क्या करता है? इतिहास सदैव साक्ष्य की खोज करता है और वह प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त होने पर आगे बढ़ेगा और यह उसकी आधार सामग्री है। यह साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, पहला अंतः साक्ष्य, दूसरा बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य के अंतर्गत संबंधी सामग्री के आधारभूत कृतियों एवं ग्रंथों, कवियों एवं लेखकों की फुटकर प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएं होती है। बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत ताम्रपत्रावली, शिलालेख, वंशावली, जनश्रुतियों, कहावतों, ख्यातों, वचनिकाएं जैसी सामग्री होती है, जो तत्कालिक युग में परिलक्षित करती है। हिंदी साहित्य में भी अंत और बाह्य स्रोतों का मध्यम और इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ। इसमें
गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, नाभादास कृत भक्तमाल, ध्रुव व भक्तमाल नामावली और संतवाणी संग्रह, भिखारीदास कृत काव्य निर्णय, अन्य कृति नामावली, मोत्रांगिनी श्रृंगार संग्रह, हरीश चंद्र कृत सुंदर तिलक, मातादीन मिश्र की कवित रत्नाकर में कई कवियों की कविताएं का परिचय मिलता है। इस प्रकार अंत साक्ष्य प्रकाश रचनाओं में अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह होता है। बाह्य साक्ष्य माध्यम से इतिहासकार अपनी पैनी दृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियों की खोज कर लेता है। कर्नल टोड के द्वारा लिखा गया राजस्थान इतिहास में चारण कवियों का तथा काशी में नागरी प्रचारणी की खोज रिपोर्ट में अज्ञात कवियों एवं लेखकों का परिचय मिलता है। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की तथा हिंदुओं के धार्मिक दर्शन के सिद्धांतों को निरूपित करते हुए उस समय के कवि लेखकों एवं आचार्यों के विचारों की भी समीक्षा की। जनश्रुति से तात्पर्य जनता में प्रचलित बातें जिसमें सत्य का अंश छिपा रहता है। यह कई वर्षों तक लोगों की जीभ पर रहती है, किंतु धीरे धीरे लिपिबद्ध हो जाती है। इसमें कवि का जीवन संबंधी घटनाओं का उपयोग होता है तथा प्राचीन साहित्य शिलालेखों के आधार पर इस युग का चित्रण हुआ है। इस प्रकार की आधारभूत सामग्री के मूल स्रोतों के माध्यम से ही इतिहास लेखन होता है। यह लिपिबद्ध इतिहास एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास, हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इस आदिकाल को कंप्लीट करेंगे और आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपराएं, उसमें हम अध्ययन करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।